नमस्कार साथियों, आज हम लोग पर्यावरण अध्ययन के एक महत्वपूर्ण अध्याय जिसको हम लोग कहते हैं पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है। और सबसे मुख्य फोकस हमारा रहेगा, क्योंकि आपके द्वारा ये कहा जा रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र में जो पिरामिड बनते हैं उस पर बहुत सारे कंफ्यूजन है लोगों के, ठीक है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने सबसे ज्यादा जो फोकस यहाँ पर किया हुआ है वो है पारिस्थितिकी तंत्र में जो पिरामिड होते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपनी चर्चा को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग ये तीन टर्म है, पर्यावरण, पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र। ये आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पर्यावरण आप लोग जान रहे होंगे, पर्यावरण क्या है? परिधन आवरण, यानी हमारे चारों ओर का आवरण, ठीक है। हमारे चारों ओर का जो जैविक या अजैविक घेरा है वो क्या कहलाता है? पर्यावरण। ध्यान रखिएगा, पर्यावरण के दो तत्व होते हैं, एक है जैविक और अजैविक। जैविक और अजैविक। परीक्षा में आपसे सीधे इसका जो है क्या करता है, हिंदी मीडियम के लोगों को भगाने के लिए इसको बायोटिक और अबायोटिक लिख देता है। बायोटिक और अबायोटिक। ध्यान रखिएगा, पर्यावरण के दो मुख्य क्षेत्र क्या है? बायोटिक और अबायोटिक। एक टर्म याद रखिएगा, पर्यावरण के दो संगठन हैं, एक जैविक और एक अजैविक, और इसको हमको क्या करना है, इसकी अंग्रेजी याद रखना है, बायोटिक और अबायोटिक, ठीक है। अब हम चलते हैं पारिस्थितिकी क्या है। ज्यादातर बार यूपीटीटी में पूछ लिया गया है कि पारिस्थितिकी शब्द के प्रणेता कौन है, तो उसका आपका उत्तर होता है अर्नेस्ट हैकल, ठीक है। ये कभी कभी, और पारिस्थितिकी तंत्र के जो है कौन है पिता? एजी टांसले। यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन होती है कि पारिस्थितिकी हैकल, तो जब आपको ये लगे पारिस्थितिकी है तो उसमें उत्तर आपको हैकल मारना है। तो इसको कैसे हमेशा अपने दिमाग में परमानेंट बैठाए रखिएगा। तो ऐसे याद रखिएगा कि परिस्थिति भले ही आज खराब हो, ठीक है, परिस्थितिकी आज किसी की खराब हो सकती है, लेकिन वो कल क्या हो जाएगी? अच्छी भी हो जाएगी। तो इसको कल से याद कर लीजिए। पारिस्थितिकी तंत्र में अंत में तंत्र है, तंत्र का टी, और इसमें भी जो है अंत में जो है टांसले में भी टी। तो जैसे भी हो उसको आप जोड़ लीजिएगा, ठीक। अब हम बात करते हैं कि पारिस्थितिकी क्या है। पारिस्थितिकी जीव विज्ञान की ही एक शाखा है, ठीक है। पारिस्थितिकी जीव विज्ञान की ही एक शाखा है जिसमें जैविक एवं अजैविक घटकों की जो अंतःक्रिया होती है उसका अध्ययन किया जाता है। जैविक घटक और अजैविक घटकों के बीच की जो अंतःक्रिया। अब मान लेते हैं हम जो जिस क्लास में बैठे हैं, जिस कक्षा में, तो इसमें जैविक में क्या है? जैविक में जैसे हम हो गए, हमारे आसपास जो है छोटे छोटे जीव, मच्छर, मक्खी आदि जो मंडरा रहे हैं। और अजैविक क्या होगा? ये जो हमारे आसपास जो प्रकाश आ रहा है, ठीक है, यहाँ की गर्मी, ठीक, ये मेज, ये बोर्ड, ये क्या है? अजैविक है। तो कहीं न कहीं हम एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। गर्मी हमको परेशान कर रही है, हमें पसीना आ रहा है, ठीक। हमने जो है इस बोर्ड, हम इस जो है धरातल पे खड़े हैं तो इस पे दबाव डाले हैं। तो यही जो जैविक और अजैविक घटकों के बीच जो संबंध होता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी कहा जाता है। उसके अध्ययन को जो है क्या कहा जाता है? पारिस्थितिकी। थोड़ा सा और से समझते हैं कि मान लेते हैं कि कोई स्थान है, ठीक है, जहां पर अजैविक घटक, जैसे मान लेते हैं वर्षा की मात्रा और वहां पर उगने वाले पेड़ पौधे में संबंध होता है। ये आप लोग मानते हैं नहीं मानते? वर्षा की मात्रा ज्यादा होगी तो वहां की जो पेड़ पौधों की संख्या होगी और वो जीवों की संख्या होगी क्या होगी?
ज्यादा होगी, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। ठीक है, तो इस और मान लेते हैं कि कोई स्थल है, जैसे पहाड़, पहाड़ की ऊंचाई क्या होती है, ज्यादा होती है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे पेड़ पौधों की संख्या क्या होने लगती है, घटने लगती है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि जैविक और अजैविक, ठीक है, घटकों के बीच एक बहुत ही प्रगाढ़ संबंध होता है, जिसका अध्ययन करने वाली विज्ञान को हम जो है क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी या इकोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, उम्मीद है कि आप अब थोड़ा स्पष्ट हो गए होंगे। पारिस्थितिकी लोगी लगा हुआ है, तो लॉजी जहां भी लगा होगा उसमें आप लोगस याद करिएगा, लोगस, और लोगस का अर्थ क्या होता है, विज्ञान। ठीक है, तो पारिस्थितिकी का अर्थ अगर से आपको समझ में आ गया हो तो अब हम लोग चलेंगे पारिस्थितिकी तंत्र के पास। ठीक है, तो पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, सजीव जिसको हम लोग जैविक कहते हैं, निर्जीव जिसको हम क्या कहते हैं, अजैविक कहते हैं, के बीच होने वाली अंतर क्रिया का एक क्या है, एक तंत्र है, तंत्र है। तंत्र, तंत्र कोई भी चीज हो सकता है, जैसे हमारा शरीर क्या है, एक तंत्र है। ठीक, हमारे शरीर में जो हम बाहर देख पा रहे हैं, तो हमारा चेहरा, ठीक है, हमारा हाथ पैर या जो भी दिखाई दे रहा है वो एक क्या है, हमारा तंत्र है, स्ट्रक्चर है। और हमारे शरीर में जो है तमाम तरह की क्रियाएं होती हैं, जैसे हम लोग सांस लेते हैं, भोजन का पाचन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, तमाम क्रियाएं करते हैं। ठीक उसी तरह से ये जो तंत्र है पारिस्थितिकी, उसका भी एक प्रकार की क्या होती है, बनावट होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर। ठीक है, किसी भी पारिस्थितिक तंत्र का एक बनावट होती है, जैसे जलीय पारिस्थितिक तंत्र की बनावट अलग होती है। ठीक, समुद्र का, जैसे झील का पारिस्थितिक तंत्र है तो उसकी बनावट अलग होती है, या पेड़ का जो पारिस्थितिक तंत्र है उसकी बनावट अलग होती है। ठीक, तो इसमें तो ये पहला हो गया तंत्र। ठीक है, तंत्र में क्या क्या हो सकता है, उसकी पहली बात क्या हो गई, बनावट। ठीक है, बनावट के बाद आते हैं कि उसमें कुछ क्रियाएं होती हैं, जैसे हमारे शरीर में श्वसन, उत्सर्जन और पाचन और भी तमाम सी क्रियाएं होती हैं। उसी तरह से किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ढेर सारी क्रियाएं होती हैं, तो उसको हम देखते हैं कि वो क्रियाएं कौन सी हैं। उन क्रियाओं का सबसे महत्वपूर्ण चीज एक है कि एक होता है ऊर्जा का प्रवाह। ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार आपको ये परीक्षाओं में मिला होगा कि ऊर्जा का प्रवाह, ठीक है, इसकी कार्य प्रणाली को हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। इसकी ऊर्जा का प्रवाह जो है, आप ध्यान रखिएगा, आपसे एक लाइन में पूछिएगा कि ऊर्जा का प्रवाह किसी पारिस्थितिक तंत्र में कैसा होता है, एक दिशी, बहुदिशी या और भी ढेर सारे विकल्प देंगे, तो आपको उत्तर देना होगा सदैव एक दिशा में, सदैव एक दिशा में। अब कैसे, जब देखते हैं हमारी पृथ्वी का, ठीक है, या ब्रह्मांड का, या जो है हमारे किसी भी तंत्र का, पारिस्थितिकी तंत्र का ऊर्जा का एकमात्र स्रोत क्या है, सूर्य है। ये भी पूछा हुआ है कई बार, तो ध्यान रखिएगा, ऊर्जा का एकमात्र स्रोत क्या है, सूर्य है। तो सूर्य से एनर्जी चलती है, ठीक है, और इसको पौधों द्वारा ग्रहण किया जाता है। किसके द्वारा, पौधों के द्वारा ग्रहण किया जाता है। पौधे होते हैं, घास होती है, झाड़ियां होती हैं, तमाम चीजें इसको ग्रहण करती हैं, और इस प्रक्रिया को हम लोग जानते हैं क्या कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण, संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह। अब सूर्य से जो है, जब ये पौधे ऊर्जा लिए, ठीक है,
तो इसको जो है भोजन में तब्दील कर देते हैं, जिनको क्या कहते हैं हम लोग, ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज बनाते हैं। तो सूर्य से पौधा एनर्जी तो ले सकता है, लेकिन पौधे से वही एनर्जी सूर्य क्या ले सकता है, संभवतः नहीं। तो पौधे से ग्लूकोज को वापस जो है सूर्य नहीं लेता है, इसलिए इसकी दिशा सदैव सूर्य से पौधे की ओर हो गई। पौधे से एनर्जी कौन लेता है, शाकाहारी। इस पेड़ पौधे पर निर्भर रहने वाला, जिसको अगर से पेड़ पौधों को शाक कहें, तो शाक पर निर्भर रहने वाले जो जीव जंतु होते हैं, इनको हम लोग कहते हैं शाकाहारी। शाकाहारी पौधे से एनर्जी किसने लिया, शाकाहारी ने लिया। लेकिन क्या आप ये कर सकते हैं कि जो है शाकाहारी से एनर्जी फिर क्या पौधा ले लेगा, नहीं। ठीक, तो इसलिए जो है ये भी एक ही दिशा में हुई। शाकाहारी जो एनर्जी जो है संचित करते हैं, ठीक है, मांस के रूप में, तो उनको कौन खाता है, मांसाहारी। मांसाहारी। लेकिन क्या मांसाहारी एनर्जी शाकाहारी को दे सकता है, बिल्कुल नहीं। ठीक है, और मांसाहारी को जो है खाने वाला, और ये शाकाहारी को भी खाने वाला कौन है, सर्वाहारी है। जैसे मनुष्य है, ठीक है, मनुष्य है, तो ये शाकाहारी को भी खाएगा और मांसाहारी को खाएगा। लेकिन ये, ठीक है, ये फिर उल्टा नहीं होता है। तो इसलिए जो है हम कहेंगे कि ऊर्जा सदैव एक दिशा में ही बढ़ती है। ठीक है, तो ये स्पष्ट हो गया कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह जो है सदैव एक दिशा में होता है। तो एक प्रक्रिया ये हो गई जैसे हमारे शरीर में हुई थी। तो एक तो हो गया ऊर्जा का प्रवाह, दूसरा एक है जो है महत्वपूर्ण, ये भी है जैव भू रासायनिक चक्र। जैव भू रासायनिक चक्र, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं बायो जियो केमिकल साइकिल। इसको समझते हैं। सीधे एक लाइन का प्रश्न कई बार आपने देखा होगा कि पृथ्वी पर तत्वों के चक्रण को क्या कहा जाता है। पृथ्वी पर तत्वों के चक्रण को क्या कहा जाता है, तो उत्तर आपका होगा जैव भू रासायनिक चक्र। इसमें आपको उल्टा कर देगा, भू जैव रासायनिक चक्र। ठीक है, ऐसे उल्टा करके दे देगा या और कुछ चीजें। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैव। जैव जैव क्या होता है, जीव। बायो, बायो ऐसे पर्यावरण के ऐसे घटक जिसमें जीव होता है, उसको हम कहते हैं बायो। तो सबसे पहले बायो जो है हम रखेंगे, फिर होता है जियो। ठीक है, जियो या भू। भू क्या होता है, ऐसे निर्जीव तत्वों को जो है क्या कहा जाता है, जियो कहा जाता है। जैसे हमारी धरती पर चट्टानें, मिट्टी, हवा, पानी, ठीक है, ताप आदि। तो सबसे पहले देखते हैं कि जैव भू रासायनिक चक्र क्या होता है। ये हमारे पारिस्थितिक तंत्र की दूसरी जो प्रक्रिया है, इसको हम देखते हैं। पहले आप देखिए कि जैसे ये हमारी क्या है, धरती में, धरती पर ये पेड़ है और पेड़ की जड़ें जो है जमीन के अंदर तक गई हुई है। ठीक है, और जमीन के अंदर हम लोगों ने पढ़ा है चट्टानों में जो है ढेर सारे तत्व पाए जाते हैं। कुछ प्रमुख जैसे कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, ठीक है, और लोहा भी, जस्ता, ठीक है, कैल्शियम चूना वाला। तो इस तरह से बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं और ये तत्व क्या होते हैं, अजैविक होते हैं, निर्जीव होते हैं, अजैविक। अजैविक तो क्या किया जाता है, इन तत्वों को पौधे अपनी जड़ों के द्वारा खींच लेते हैं। अब यहाँ तक ये अजैविक था, लेकिन जैसे ही पौधों की जड़ों ने इसको खींचा और इसको ऊर्जा के रूप में क्या कर देते हैं, ग्लूकोज के रूप में रूपांतरित कर देते हैं। इन्हीं तत्वों को आगे जो है ट्रांसफर कर देते हैं। क्या कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, फल के रूप में, जड़ के रूप में, तना के रूप में।
तो ये तत्व अब यहाँ अजैविक थे, अब यहाँ क्या हो गए, जैविक बन गए, जैविक जैविक। अब जैविक बनने के बाद ठीक है, इसको जो है किसने खा लिया, फिर वही पेड़ पौधों को पेड़ पौधों के द्वारा बनाए गए भोजन को जो है शाकाहारी ने खा लिया। वो भोक्ता कितनी श्रेणियां है ना, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। ठीक है, तो इसको जो भोक्ता ने खाया शाकाहारी, फिर मांसाहारी और फिर सर्वाहारी। ठीक है, इस तरह से ये तत्व चले धरती से और पेड़ों के द्वारा जो है कहाँ पहुंच गए, शाकाहारी में, फिर मांसाहारी में और सर्वाहारी में। ठीक है, और अंत में जब ये जीव इनकी डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, ठीक, तो फिर यही धरती पे आ जाते हैं। और जब धरती पे आ जाते हैं तो यहाँ पर होते हैं अपघटक, जिनको हम लोग कहते हैं डीकम्पोजर। ठीक है, तो ये अपघटक फिर इन्हें जीवों के शरीर को जो है क्या करते हैं, तोड़ देते हैं और फिर हमारी धरती में ये तत्व जो है, धरती की चट्टानों में ये तत्व मिट्टी में मिल जाता है। यानी मिट्टी से ही चला था, पेड़ पौधे से होता हुआ शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी के बाद मृत्यु के पश्चात फिर इसी धरती में आ गया। तो ये क्या बन जाता है, एक गोल गोल चक्र बन जाता है, चक्र माने पहिया। ठीक है, ये समझ आ रहा। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी, जीव की कि अजैविक की। ठीक है, तो उत्तर आसान है आपका कि अगर से जीव ना होता, ठीक है, अगर से जीव ना होता यानी पेड़ पौधे ना होते तो ये तत्व यही मिट्टी में पड़ा रह जाता। इसलिए जो है इसको हम क्या कहते हैं, पहले जीव को रखेंगे, जैव। ठीक है, उसके बाद जो है निर्जीव को रखेंगे, यानी चट्टानों को में जो तत्व है उनको रखेंगे। जैव, भू, रासायनिक यही है। ठीक है, तत्वों को, मिनरल्स को, खनिजों को रासायनिक कहते हैं, मिनरल्स चक्र। ठीक है, जैव भू रासायनिक चक्र। आपसे बस केवल इतना ही पूछ लिया गया, पृथ्वी पर तत्वों के चक्र को क्या कहा जाता है, तो जैव भू रासायनिक चक्र। हमेशा याद रखिएगा, जीव जो है पहले होगा, बायो पहले होगा, उसके बाद भू होगा। ठीक है, अब चलते हैं सबसे ज्यादा कंफ्यूजन की बात आ रही है। हमारे कई साथी जो है जब बात आती है पिरामिड की तो वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हमने सोचा इस टॉपिक को सबसे महत्वपूर्ण ढंग से रखते हैं। तो सबसे पहले बात आती है पारिस्थितिकी तंत्र में पिरामिड। ठीक है, पिरामिड क्या होता है, पिरामिड आपने इतिहास में पढ़ा होगा, मिस्र में जो है बहुत सारे पिरामिड पाए जाते हैं। ठीक, नील नदी के किनारे कुछ इस तरह से, जैसे आप देख रहे हैं त्रिभुजाकार संरचना है। ठीक, जिसका आधार चौड़ा होता है और शिखर कैसा होता है, नुकीला होता है। तो हमेशा ये सीधा कब रहेगा, जब नीचे चौड़ा हो। ठीक है, जब नीचे चौड़ा होगा तभी ये जो है सीधा होगा और ये खड़ा रहेगा। लेकिन अगर से इसको ऐसे हमने कर दिया कि इसका जो सिर है वो उसको जो है नीचे कर दिया और जो आधार है इसको ऊपर कर दिया, तो इसको हम क्या कहेंगे, उल्टा हो गया। इस तरह का जो पिरामिड होगा सीधा होगा और इस तरह का पिरामिड क्या होगा, उल्टा होगा। तो जरा देखते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र में पिरामिड कैसे बनता है। तो ध्यान रखिएगा, जो शब्द होगा उसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि पूछ क्या रहा है, या तो संख्या का पूछेगा या तो भार का पूछेगा। कई बार हमने देखा है कि लोग जो है जैसे ही पिरामिड का नाम आता है ये संख्या और भार पर ध्यान नहीं देते और वो गलत कर देते हैं। ठीक है, तो संख्या क्या होती है इसको आप ध्यान रखिए। तो मान लेते हैं किसी पेड़ का जो है जीव संख्या का पिरामिड आपसे पूछ रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जीव संख्या की बात मैं कर रहा हूं, भार की बात अभी नहीं कर रहा हूं। तो जीव संख्या का पिरामिड देखेंगे तो
अब जैसे आप जानते हैं कि धरती के सबसे जो नजदीक सबसे निचला मतलब जो है कौन होता है, उत्पादक होता है, ठीक है, उत्पादक। उत्पादक से एनर्जी जो है किसके पास जाती है, प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक के बाद जो है किसके पास जाती है, द्वितीयक उपभोक्ता, और द्वितीयक के बाद किसके पास जाती है, तृतीयक के ऊपर, ठीक है, तृतीयक। तो पेड़ पौधे क्या है, हमेशा उत्पादक है। तो यही क्रम हम दिमाग में बनाए रखेंगे किसी पिरामिड को समझने के लिए, उत्पादक, फिर प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीयक, फिर तृतीयक। तो देखिए जैसे पेड़ है और पेड़ की संख्या जो है कितना है, 1, तो ध्यान रखिएगा पेड़ की संख्या क्या है, 1 है। उसके बाद इस पेड़ पर जो है उत्पादक पेड़ हो गया, फिर इस पे जो उपभोक्ता है, इसको पेड़ पर जो है फल खाने वाले ढेर सारी चिड़िया हैं और तितली आदि भी जो है बैठे रहेंगे, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि इनकी संख्या जो है क्या हो जाएगी, कई हजार हो सकती है। एक पेड़ पे कुछ नहीं तो हजारों में तो हो सकते हैं, ये 1000, ठीक है। अब इन चिड़ियों पर जो बैठने वाले उसके परजीवी हैं, जैसे जू है, ठीक है, जू, उनकी संख्या कितनी हो सकती है, इनकी परजीवियों की संख्या, ठीक है, जो चिड़िया को पे जो है भोजन प्राप्त कर रही हैं, इनकी संख्या क्या हो जाएगी, हजारों में हो सकती है। यानी अगर से मोटी मोटा आंकड़ा लगाए तो सबसे ऊपर मान लेते हैं कि 10,000 जो है परजीवी है चिड़ियों के ऊपर, और एक पेड़ के ऊपर मान लेते हैं ज्यादा नहीं तो कम से कम 1000 जो है तितली, भौरे या चिड़िया है। और पेड़ कितना है, 1, तो इसको अगर से हम बनाए तो 1000 की चौड़ाई क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, ठीक है ना। 1000 की चौड़ाई इतनी होगी, 10,000 की चौड़ाई इतनी होगी, 1000 की चौड़ाई थोड़ा फिर कम, और 1 की चौड़ाई बिल्कुल कम। इसलिए जो है क्या हो जाएगा, ये इस तरह से कुछ हो जाएगा, एक ऊपर 1000, फिर 10,000, इस तरह से मानक है, ऐसा है नहीं। इसका मतलब जो पेड़ पर जो जीव संख्या का जो पिरामिड होगा, अब बताइए नीचे 1 है इस तरह से, तो अब ये ऐसे पिरामिड बना है, तो आप बता सकते हैं कि पिरामिड उल्टा है कि सीधा है, ठीक है। तो पिरामिड जाहिर सी बात है कि अगर से इस तरह से नीचे चौड़ा होता तो हम सीधा कहते, लेकिन नीचे क्या है, 1 है, तो ये जो है क्या है, उल्टा पिरामिड माना जाएगा, ठीक है। अब फिर चलते हैं, दूसरा शब्द जो है क्या है, जीवभार है, जीवभार, ठीक। तो उसी पेड़ की बात किया जाए। अब यहाँ संख्या महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि भार बहुत महत्वपूर्ण है। तो फिर जो है हम उत्पादक से ही शुरू करेंगे, यानी नीचे से ही पेड़ उत्पादक है पेड़, और इसके ये प्राथमिक उपभोक्ता है, ये कौन से हैं, द्वितीय उपभोक्ता है। तो अब जो है भार हम निकाल रहे हैं, न कि संख्या। तो देखिए पेड़ का भार जो है मान लेते हैं, वैसे जो जीव भार की काउंटिंग होती है वो पानी को निकालने के बाद होती है। जैसे हमारे शरीर का वजन अगर से 70 किलो है, तो इसमें लगभग 70% क्या होता है, पानी होता है, 70% पानी, ठीक है। लगभग 50 किलो के आसपास पानी है, तो हमारा जो जीव भार है, बायोमास है, वो क्या है, केवल 20 किलो है। और बायोमास में क्या आते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, यानी पानी को निकालने के बाद जो चीजें, जो तत्व बच जाते हैं किसी भी जीव के शरीर में, वही उसका जीव भार होता है। तो मान लेते हैं कि पेड़ है, तो पेड़ कितना भी हल्का होगा वो, अब समझ लीजिए कि कम से कम 10 या 20 कुंतल तो होगा ही, 10 कुंतल। और पेड़ पे जो बैठी वाली चिड़िया हैं, उनको सबको आप जोड़ दीजिए तो ज्यादा से ज्यादा जो है कितने होंगी, 50 किलो। 50 किलो या 1 ही कुंतल कर लीजिए, 1 कुंतल। और इनके जो ढील है, जू है, वो उनको सबको है तराजू में आप रख देंगे घर से, तो ये ज्यादा से ज्यादा कितने होंगे, 1 किलो, यही ना। यानी 10 ज्यादा है, फिर उसके बाद घट रहा है, 1 कुंतल हो रहा है, फिर
1 किलोग्राम हो रहा है, यानी सबसे नीचे चौड़ा बनाएंगे हम, उसके बाद फिर क्या बनाएंगे, उससे थोड़ा से कम, फिर सबसे ऊपर सबसे कम। तो इस तरह से ये जो हमारा पिरामिड बनेगा, अब की बार जो है ये पेड़ का भार सबसे नीचे, ठीक है, पेड़ का भार, फिर जो है चिड़िया या कीट का भार, फिर जो है इसमें इसके जो है ऊपर जो बाजू है, फिर जो है सबसे ऊपर क्या है, परजीवी है। तो चिड़िया जो ये पेड़ 10 कुंतल है, और ये इसके ऊपर जो चिड़िया है वो 1 कुंतल, और इन छोटी चिड़ियों को खाने वाला जो बाज आदि है वो मान लेते हैं कि सारे मिलाकर के 50 किलो के, और ये जो है इनके जो भील आदि है, परजीवी है, ठीक है, वो ज्यादा से ज्यादा 1 किलो के। तो इसका मतलब आप देख रहे हैं 10 कुंतल, 1 कुंतल, 50 किलो और 1 किलो, यानी नीचे ज्यादा हो रहा है और ऊपर जैसे जैसे जा रहा है क्या हो रहा है, घट रहा है। यानी जब घट रहा है तो इस तरह की संरचना आएगी, तो ये जीव भार का पिरामिड जो है क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा ऐसे। अब आ जाते हैं तालाब के पिरामिड के बारे में बात करते हैं। कोई तालाब है, तालाब का पारिस्थितिकी तंत्र है, तो सबसे नीचे जिसको हम लोग क्या कहते हैं, उत्पादक। उत्पादक तालाब में कौन उत्पादक होते हैं, तो आप देखेंगे छोटे छोटे पौधे होते हैं, काई होती है, ठीक है, छोटे छोटे पौधे होते हैं, काई, शैवाल, ठीक है, ये सारे चीजें जो है इसमें होती हैं कि जो उत्पादन का काम करते हैं। इनकी अब संख्या की बात की जा रही है, ध्यान रखिएगा, ये वाला जो इधर है वो सब संख्या की बात है। तो इनकी संख्या समझ सकते हैं, एक तालाब में करोड़ों हो सकती है, करोड़ों, ठीक है, करोड़ों। तो उत्पादक हो गए, उनके ऊपर कौन आएगा, प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता की संख्या जो, यानी जो इन छोटे जलीय पौधों को, काई आदि को खाने वाले जो है, शैवालों को खाने वाले छोटे छोटे उसमें कीड़े मकोड़े रहते हैं, कीड़े मकोड़े, ठीक है, कीड़ों मकोड़ों की संख्या जो है जाहिर सी बात है कि इन पौधों से हमेशा क्या होगी, कम होगी, ठीक है। मान लेते हैं करोड़ों थे, तो ये मान लेते हैं छोटे छोटे लाखों हो जाएंगे, ठीक, यानी अब ऊपर क्या हो रहा है, घट गया। और प्राथमिक जो उपभोक्ता है, उनको खाने वाले जो द्वितीयक उपभोक्ता है, छोटी मछलियां हैं, केकड़े हैं, ठीक है, ये सारे जीवों की संख्या जाहिर सी बात है कि इन छोटे कीड़ों की संख्या से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक। और सबसे ऊपर जो क्या है, उच्च श्रेणी के उपभोक्ता हैं, ठीक है, जिनको आप कहेंगे तृतीयक उपभोक्ता। इनकी संख्या हमेशा आप जानिएगा कि तालाब में, जैसे बगुला भी इसमें आ जाएगा, तालाब में हमेशा जो है इनकी संख्या जो है इन छोटी मछलियों से क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो इस तरह से तालाब का जो संख्या वाला पिरामिड है वो क्या हो जाएगा, सबसे नीचे आप देखिए क्या है, जो जलीय पौधे उनकी संख्या करोड़ों में, फिर जो है ये जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं ये क्या है, लाखों में है, फिर जो मछलियां हैं ये मान लेते हैं हजारों में है, हजारों में, और बड़ी मछलियां मान लेते हैं कि ये 10,000 थी, तो ये मान लेते हैं कि ज्यादा से ज्यादा 2,000 बड़ी मछलियां, ठीक है। और ये संख्या ऊपर क्या हो रही है, लगातार घट रही है, इसलिए हमारा जो पिरामिड होगा देखिए सबसे नीचे जो है ज्यादा, इसलिए ऐसे रखेंगे, फिर कम, उससे कम होता चला जा रहा है, तो हमारा पिरामिड अब क्या बन गया, सीधा बन गया। फिर अब चलते हैं इसमें भार की बात करते हैं, भार की बात करते हैं, भार, ठीक है। भार में जो है इन जलीय पौधों को अगर से इनका बायोमास निकाला जाए तो आप रखिएगा कि जितने भी जो है ये घास वास हैं सबको तौल दिया जाए, तो इनकी संख्या जो है क्या आएगी, मान लेते हैं कि ये एक अनुमान लगाते हैं कि इन छोटे छोटे जो पौधे हैं उनको हम 50 किलो जो है घास है, उनको खाने वाले जो कीड़े मकोड़े हैं उनकी संख्या जो है क्या, उनका भार
ध्यान रखिएगा, भार की बात कर रहा हूँ। इन जलीय पौधों से क्या होंगे, इनका भार जब आप तौलिएगा तो क्या होगा, ज्यादा होगा। और इन कीड़े, छोटे छोटे कीड़ों को खाने वाली जो बड़ी छोटी मछलियां हैं, ठीक है, इनको आज जब तौलिएगा तो इनका जो भार होगा इनसे ज्यादा होगा, ठीक। और जो बड़ी मछलियां हैं जैसे रोहू वगैरह हैं, ठीक है, ठीक, बड़ी मछलियों की संख्या कम जरूर होगी लेकिन इनका भार जो है क्या होगा, ज्यादा होगा। इसलिए जो है नीचे भार जो है क्या हो रहा है, कम है, और ऊपर भार सबसे क्या हो रहा है, ज्यादा है। तो जब ऊपर भार सबसे ज्यादा हो रहा है तो क्या करेंगे, इसको हम ऐसे, ऊपर सबसे चौड़ा, ये सबसे ज्यादा भार, इससे कम भार ये, ठीक है, फिर इससे कम भार ये, और सबसे कम भार इनका, जो काई आदि है, काई है, छोटे छोटे पत्ती जैसी संरचनाएं, ठीक है। फिर हम चलते हैं अब घास के मैदान में, घास के मैदान में। तो ये जो है, ठीक, रोके हो, चलिए घास के मैदान पे अब बात करेंगे संख्या की। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, जो उत्पादक है इनकी, जो भी पेड़ पौधे होंगे हमेशा इनकी संख्या, पेड़ पौधे झाड़ियां, इनकी संख्या हमेशा जो है जीवों से, यानी जो उपभोक्ता है या शाकाहारियों से हमेशा क्या होगी, शाकाहारियों से हमेशा क्या होगी, ज्यादा होगी। यानी मान लेते हैं कि यहाँ पर 1 लाख पेड़ पौधे हैं, तो यहाँ जो उपस्थित जो खरगोश, टिड्डा जैसे शाकाहारी जीव हैं, इनकी संख्या हमेशा क्या होगी, चलिए घास के मैदान में अब आप लोग समझ गए होंगे कि पौधों की संख्या हमेशा ज्यादा, शाकाहारियों की संख्या उनसे कम, मांसाहारियों की संख्या उससे कम, और फिर जो उच्च श्रेणी के उपभोक्ता है उनकी संख्या जो है सबसे कम हो जाती है। तो इसलिए सबसे नीचे क्या रखेंगे, हम चौड़ा रखेंगे, और सबसे ऊपर क्या रखेंगे, पतला रखेंगे। सबसे नीचे जो है इनकी संख्या जो है पेड़ पौधों की सबसे ज्यादा, और धीरे धीरे सबसे कम होती जाती है, इसलिए पिरामिड क्या बनेगा, सीधा बनेगा। अब जीव भार पे आते हैं, भार पे भी आप समझिए कि एक जो पेड़ पौधा होगा उसका भार सबसे ज्यादा होगा। जाहिर सी बात है कि जो भी पेड़ पौधे हैं अगर उनको हम जो है काट करके जो है तौल दें तो ये हजारों क्विंटल होंगे, और इसके इस पेड़ पौधों को खाने वाले जो हैं उनकी संख्या जो है इनसे क्या होगी, घट जाएगी, और शाकाहारियों की संख्या क्या होगी, इनसे कम होगी, शाकाहारियों की संख्या इनसे कम जो है मांसाहारियों की संख्या होगी, मांसाहारियों की, और सबसे कम जो उच्च श्रेणी के उपभोक्ताओं की। तो इस तरह से घास मैदान में जो है दोनों ही पिरामिड क्या होते हैं, सीधे बनते हैं। अब सबसे लास्ट में एक और पिरामिड बनता है जिसको हम लोग कहते हैं ऊर्जा का पिरामिड, ठीक है। ऊर्जा का पिरामिड ध्यान रखिएगा हमेशा सीधा बनता है, क्योंकि लिंडमान नामक एक वैज्ञानिक है, उन्होंने कहा था कि हर एक पोषण स्तर पर केवल 10% एनर्जी का जो है क्या होता है, ट्रांसफर होता है। यानी जो सूर्य की एनर्जी चलती है पेड़ पौधों तक, सूर्य की जो एनर्जी होती है, तो ये मान लेते हैं कि 10,000 जूल चली, 10,000 जूल चली, ठीक है। तो 10,000 जूल चली तो इसको जो है पेड़ पौधे क्या करते हैं, इस 10,000 की एनर्जी को लेकर के, ठीक है, चली थी, तो इन्होंने क्या किया कि ये प्रोसेस में खत्म होकर के कितना बचती है, केवल 10%, यानी 1,000 जूल जो है एनर्जी क्या होती है, पेड़ पौधों यानी उत्पादक को मिलती है। बाकी जो है 90,000 जो जूल एनर्जी है, 9,000 ये जो अवशेष एनर्जी है वो क्या होती है, वातावरण में विभिन्न क्रिया में, श्वसन में, उत्सर्जन में वो क्या हो जाती है, खप जाती है। अब पेड़ पौधे ये क्या करेंगे, केवल 10% की एनर्जी को जो है ट्रांसफर करेंगे, बाकी 90% जो है अपनी जैविक क्रियाओं में क्या करेंगे, खर्च कर देंगे। तो शाकाहारियों को कितना मिलेगा, 100 जूल।
फिर ये 100 जूल की एनर्जी को जैसे चलने फिरने और बोलने आदि में जो है खर्च कर देंगे, तो केवल क्या करेंगे 10%, कितना 100 की 10% आप निकालिएगा तो केवल बच जाएगा कितना 10 जूल। ये 10 जूल ट्रांसफर करेंगे और सबसे उच्च श्रेणी के जो उपभोक्ता हैं उनको कितना मिलेगा, केवल 10 का जो है 10% आप याद रखिएगा 1 जूल केवल मिलेगा। इसके बाद जो है इसीलिए जो है पोषण का स्तर क्या हो जाता है, ऊर्जा समाप्त हो जाती है। तो याद रखिएगा कि ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वो हमेशा क्या बनता है, सीधा। सबसे ज्यादा एनर्जी जो है पेड़ पौधों को मिलती है, उनसे कम एनर्जी शाकाहारियों को, और शाकाहारियों का भक्षण करने वाले मांसाहारियों को जो है उससे कम एनर्जी मिलती है, केवल 10% मिलती है। और फिर जो है उच्च श्रेणी के उपभोक्ताओं को यानी जो बची एनर्जी है उसका केवल 10% ट्रांसफर होती है। इस तरह से ये पिरामिड हमेशा कैसा बनता है, सीधा बनता है। ये भी आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये जो है वीडियो आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।